Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for a repeated and seated examination, हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर फर्दर क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही हम थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं. और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मिनी मेटर डिसीजेस इज अ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम. की जो मिनी मेटर डिसीज है वो क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि कोज्ड होता है बाय सिवियर पॉइजनिंग ऑफ विच हैवी मेटल. यानी कि जो मिनी मेटर डिसीज है, मिनी मेटर जो डिसीज है, ये क्या बताया, ये भी ध्यान रखना कि कैसा सिंड्रोम है. न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो किस वजह से, जो किसी भारी धातु के गंभीर संदूषण के कारण होता है. किसके कारण होता है? इज कोज्ड बाय सिवियर पॉइजनिंग बाय विच हैवी मेटल. की कौन से हैवी मेटल की वजह से होता है? तो ऑप्शन में है लेड, कैडमियम, मरकरी या फिर आर्सेनिक. तो जो मिनी मेटर डिसीज है, देखो मिनी से आपको क्या ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक ही बता रही हूँ. मिनी से आपको ध्यान रखना है मरकरी. मिनी से आपको ध्यान रखना है मरकरी. ठीक है, तो किससे होती है, कौन से हैवी मेटल से होती है? तो ये होती है मरकरी से. कौन सी हैवी मेटल से होती है? कौन से हैवी मेटल से होती है? मरकरी से. तो मिनी का मतलब हो गया मरकरी. कौन सी डिसीज होती है? मिनी मेटा डिसीज होती है. क्या होती है? मिनी मेटा डिसीज होती है. और ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है. क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है. ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन. लेड नहीं, कैडमियम नहीं, तो किसके वजह से होती है? मरकरी के वजह से होती है, यानी कि पारा के वजह से होती है. ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, ट्रिक क्या है कि मिनी, इससे आएगा आपका मिनी. मिनी का मतलब दैट इज मरकरी. और मरकरी से कौन सी डिसीज हो रही है? मिनी मेटा डिसीजेज. तो आपको याद रहेगा. तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्लांट हार्मोन. कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. यानी कि फलों को पकाने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है? तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये होता है इथाइलीन. कौन होता है? इथाइलीन. तो पहला है ऑक्सिन, गलत. गिबरलिन गलत. साइटोकाइनिन गलत. तो इथाइलीन जो है ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो किस लिए जिम्मेदार होता है? जो बेसिकली फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है. समझ आया? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट वेट 60 न्यूटन. कि एक ऑब्जेक्ट का वेट है 60 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो एक वस्तु का वजन है वो 60 है. ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून. यानी कि चंद्रमा की सतह पर इसका अनुमानित, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वजन क्या होगा? क्या बताना है? अप्रोक्सीमेट वजन. तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है. हमें किसका निकालना है? वेट ऑफ मून. किसका गिवन है? वेट ऑफ अर्थ. ठीक है, फाइंड किसका करना है? हमें मून का निकालना है. तो वेट ऑन अर्थ अपॉन 6. ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे? वेट कितना गिवन है? ये गिवन है आपका 60. ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है? अर्थ के सरफेस पर 60 न्यूटन अपॉन 6. तो ये जाएगा 6 1 जा 6 0, दैट विल बी 10 न्यूटन. तो पहला है 60 नहीं, 360 नहीं, 10 न्यूटन. यानी कि जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर. तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे आप डायरेक्ट जो है सॉल्व कर पाओगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो हीट है वो क्या होती है? रिलीज होती है.
एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में जो हीट है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सभी जानते हैं जिसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो प्रोसेस जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। किस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज। तो ये एक कैसा प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन जो है ये कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये कैसा है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। तो इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मींस ये कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इवेपोरेशन आप सभी जानते हैं, वाटर का इवेपोरेशन, यानी कि ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर ये भी फिजिकल है, तो बाकियों के गलत। रेस्पिरेशन जो है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हीकल ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ अ टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक वाहन कुल दूरी का पहला आधा भाग 30 मीटर पर सेकेंड की गति और दूसरा आधा भाग 20 मीटर पर सेकेंड की गति से तय करता है। ठीक है जी, पूरी यात्रा के दौरान वाहन की यानी कि एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। पूरी यात्रा के दौरान क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी यानी कि v1 है आपका, दैट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड, और v2 है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमें क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है किसकी, व्हीकल की, फॉर द एंटायर जर्नी। तो वो कैसे निकालेंगे, 2v1 v2 v1 प्लस v2। क्लियर है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इसमें 2 इंटू v1 दैट विल बी 30 इंटू 20, और ये हो जाएगा 30 प्लस 20, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे 50, और ये आ जाएगा आपका 1200/50। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आपके पास 25 समथिंग कुछ मीटर पर सेकेंड आएगा, नहीं, लेट्स सी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड। तो पहला है 25, नहीं 24 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, की कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसे हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं टू प्रिवेंट इट्स एक्सीडेंटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को ऑक्सीजन की नमी के साथ उसकी ऑक्सीमिक यानी कि बेसिकली ऑक्सीमिक अभिक्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो कौन सा एलिमेंट है जिसे हम केरोसिन ऑयल में प्रिवेंट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं ताकि एक्सीडेंटल रिएक्शन ना हो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, तो दैट विल बी सोडियम। क्योंकि सोडियम जो है ये कैसा है, ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो इसीलिए इसे किस में स्टोर करके रखा जाता है, इसे केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, जिससे एक्सीडेंटल रिएक्शन से बचा जा सके। फोस्फोरस नहीं, सोडियम, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, यानी कि हार्ट से लंग्स तक। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसकी बात हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, कम ऑक्सीजन होती है, लेस ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है
वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक सेकेंड, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन नहीं है, ऑर्टा नहीं है, वेना केवा नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती हैं ये आपकी नॉलेज के लिए है, वो क्या कैरी करती है, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है इतनी बात, ध्यान रखिएगा कि जो आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, सॉरी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। क्लियर है, समझ आ गया। तो पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी जो होगा ये हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, टेम्परेचर के, या फिर रेजिस्टिविटी के। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो लेंथ के नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल सब्सटेंस, की कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम एज अ एंटा एसिड यूज करते हैं, जिससे हम जब स्टमक में ज्यादा एसिडिटी हो उस समय रिलीफ मिल जाए। तो एंटा एसिड एक तरह की मेडिसिन होती है, आप सभी जानते हैं कि एंटा एसिड एक तरह की मेडिसिन है, जब स्टमक में ज्यादा मात्रा में एसिड हो रहा हो तो उससे हमें आराम मिल जाए, तो उसके लिए हम एंटा एसिड यूज करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड NaCl नहीं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एज एन एंटा एसिड यूज करते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट में डज द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो किस में होता है, वो होता है एल्वियोलाई में। ठीक है जी, वो किस में होता है, वो होता है एल्वियोलाई में। कि जो गैस एक्सचेंज है वो कहाँ होती है, एल्वियोलाई में, ट्रैकिया में नहीं, ब्रोंकाई में नहीं, एल्वियोलाई यानी कि कुपे का जो सी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। यानी कि refractive index of water that is 4/3 और refractive index of glass that will be 3/2। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, विद वाटर। तो कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो दैट विल बी, ये हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन 4/3। वैल्यू हमने डायरेक्ट क्या कर दी, पुट कर दी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 3/4, तो दैट विल बी 3 3 9, 2 4 8, 9/8 क्या आ गया आंसर। तो दैट विल बी, ये आ गया आपका 9/8। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द प्योर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कि कौन सा ऐसा है, ठीक है, कि कार्बन का वह अशुद्ध क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कौन सा है जिसमें क्या होता है, दैट हैज अ केस लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर किसके रिसेंबल है,
जियोडेसिक डोम मेड अप ऑफ 60 कार्बन, यानी कि कार्बन का वह शुद्ध क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कौन सा है जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो 60 कार्बन परमाणुओं से बनी जियोडेसिक डोम जैसे पिंजरे जैसी दिखती है। कैसे होती है, यानी कि 60 कार्बन एटम जैसी होती है। देखो जी, हमें बात पता है कि जो कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ठीक है जी, ग्रेफाइट भी है, और बकमिनिस्टर फुलरिन, ये तीनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप हैं। लेकिन जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, यानी कि व्हाट इज द प्योर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट हैज केस लाइक स्ट्रक्चर, तो वो होता है बकमिनिस्टर फुलरिन, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि C60 स्ट्रक्चर इज किसकी है, बकमिनिस्टर फुलरिन। ठीक है, इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, की कौन सा प्लांट हार्मोन ऐसा है जो कि एक्ट करता है एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, किसकी तरह, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह, एंड प्रमोट द विटलिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है और पत्तियों को मुरझाने से और गिराने का बढ़ावा देता है। तो वो कौन सा है, ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, या फिर एब्सिसिक एसिड है। तो जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है और प्रमोट करता है लीफ फॉल के लिए। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि हमने ऑब्जेक्ट को जो कहाँ रखा है, यानी कि एक वस्तु को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पर रखा गया है ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो पोजीशन बतानी है, इमेज का नेचर बताना है कि क्या फॉर्म होगा। तो पोजीशन कहाँ होगी, पोजीशन होगी आपकी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन क्या होगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो पोजीशन है फोकस पर नहीं है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और इमेज कैसी होगी, वो होगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि नेचर कैसा होगा, यानी कि एग्जैक्टली सेम साइज होगा एज द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, एग्जैक्टली द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सी बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।